अध्याय 4 पढ़ेंगे आज मुगल कालीन भारत। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सल्तनत कालीन दिल्ली, ठीक है ना। यानी दिल्ली के ऊपर किन किन शासकों का शासन रहा था। उन शासकों में जो सबसे लास्ट में जो शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा था? लोधी वंश था। उस लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी को हरा करके और दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार होता है? मुगलों का अधिकार होता है। अपन ये इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि भारत के अंदर किन किन मुगल शासकों का शासन रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि मुगल थे कौन। मुगल कौन थे, ठीक है। मुगल जो थे वो क्या थे? दो महान शासकों के वंशों के शासक थे, ठीक है ना। दो महान वंश के शासकों के वंशज। कैसे? जो तैमूर वंश का शासक था, उस तैमूर वंश का, और जो भारत में जो मुगल आए थे उस मुगलों में कौन था? पहले स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था? बाबर। बाबर जो था वो पिता की तरफ से तैमूर वंश का और माता की तरफ से वो चंगेज वंश का था। इसलिए ये क्या है? दो वंश के थे, ठीक है ना। तो भारत के अंदर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी भारत में मुगलों की नींव रखने वाला शासक कौन था? बाबर था, ठीक है। बाबर जो था, इसकी माता माँ जो थी वो किससे थी? चंगेज वंश से थी। ये इस चंगेज वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था? माता जो थी वो कहाँ से थी? चंगेज वंश की थी। इस चंगेज वंश का शासन, चंगेज वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था? शासन चीन से मध्य एशिया के कुछ भागों तक ठीक है ना। भारत में मुगल की स्थापना करने वाला संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर, अभी कहा कि जो मुगल थे वो दो वंशों से, अपन जहाँ अपने भारत के अंदर जो इनका इतिहास मिलता है वो ये कि दो महान वंश के शासकों के ये वंशज थे, ठीक है। मुगल वंश, बाबर जो था माता की तरफ से चंगेज वंश का था। चंगेज वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था? चीन से लेकर के मध्य एशिया के कुछ भागों तक इसका शासन था। पिता तुर्की के, पिता जो थे वो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। वंशज यानी पिता था वो किस वंश का था? तैमूर वंश का था, ठीक है ना। और जिनका शासन कहाँ से कहाँ तक था? जिनका शासन ईरान, इराक और कहाँ था? तुर्की, वर्तमान तुर्की तक। अब देखो इन लोगों को, भाई इनको भी तो मंगोलों से, और मंगोल क्या थी? एक मध्य एशिया की क्या थी? बर्बर जाति थी। ये आगे आप इनकी डिटेल, आगे का जो इतिहास पढ़ोगे उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल आएगी। आपको सिर्फ इतना ही, आपकी बुक में इतना ही है
कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। बाबर जो था वो कहाँ से था, चंगेज वंश से था। और चंगेज वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था, चीन से मध्य एशिया तक था। पिता था वो कौन से वंश का था, तैमूर वंश का था। ठीक है, जिनका शासन ईरान, इराक और वर्तमान के तुर्की क्षेत्र तक इनका शासन था। ठीक है, इसके पश्चात देखो इन्होंने क्या है कि वर्तमान में तुर्की तक था। इसके पश्चात 12 वर्ष की आयु में इनके बाबर के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात बाबर 12 वर्ष की आयु में और क्या बनता है, फरगना का शासक बनता है। कितने वर्ष की आयु में, बाबर 12 वर्ष की आयु में किस कहाँ का शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है। जिस समय बाबर के पिता की मृत्यु होती है उस समय बाबर कितने वर्ष था, कितने उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। 12 वर्ष उसकी आयु थी। फरगना का शासक बनता है 12 वर्ष की आयु में। ये क्या प्राप्त करता है, उत्तराधिकार प्राप्त करता है। कौन, बाबर। फरगना का उत्तराधिकारी बनता है कब, 1494। ठीक है, बाबर 1494 में कहाँ का शासक बन जाता है, फरगना का शासक बन जाता है। ठीक है, 1494 में फरगना का शासक बनते ही और बाबर को किन किन से सामना करना पड़ता है, उज्बेकों से और मंगोलों से। इनसे बाबर को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और इनसे बाबर हार जाता है, छोटी उम्र का होता है, इसलिए वो भाग करके कहाँ आ जाता है, वो वहाँ का उत्तराधिकारी का पद क्या कर देता है, छोड़ देता है। उज्बेकों और मंगोलों से सामना करने पर बाबर परास्त होकर क्या कर देता है, फरगना का शासक पद छोड़ देता है। ठीक है, फरगना का जो शासक का जो पद था वो छोड़ देता है, यानी उत्तराधिकारी उस समय पद छोड़ देता है। उसके पश्चात 1504 के अंदर वापस वो कहाँ पर, काबुल पर कब्जा करता है। 1504 में वो क्या करता है, काबुल पर कब्जा करता है। क्या करता है, काबुल पर कब्जा करता है। उसके पश्चात 1526 में अब बाबर यहाँ से कब्जा करने के पश्चात बाबर बहुत बार भारत की ओर आता है, लेकिन यहाँ से वापस वो लौट जाता है। जो उसके हाथ में आता है वो लूटपाट करके वापस चला जाता है और उस कहीं एक स्थायी रूप से वो यहाँ पर शासन नहीं टिक पाता है तो वापस से चला जाता है। 1526 के अंदर आगे आप इसकी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी बुक में इतना ही है कि 1526 के अंदर कहाँ आता है वो, भारत में, और कहाँ तक पहुँच जाता है, दिल्ली तक पहुँच जाता है। 1526 में वो भारत में कहाँ तक पहुँच जाता है, दिल्ली तक पहुँच जाता है। जिस समय बाबर दिल्ली तक पहुँचता है 1526 में, उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार होता है, 1526 के अंदर 1526 में जिस समय बाबर दिल्ली पहुंचता है उसमें किसका अधिकार होता है, दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का। दिल्ली सल्तनत पर किसका होता है, इब्राहिम लोधी का अधिकार होता है। इस इब्राहिम लोधी से और बाबर का क्या होता है, युद्ध होता है। तराइन
का विस्तार दिल्ली और आगरा तक ही करते हैं। 17वीं शताब्दी आते आते और मध्य एशिया अपने वाला क्षेत्र और भारत के अधिकतर हिस्सों पे क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। 17वीं शताब्दी आते आते लगभग एशिया महाद्वीप के अधिकतर हिस्सों पे अपना अधिकार कर लेते हैं। अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत में प्रवेश करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इसके पश्चात मुगलों का क्या चलता है, सैन्य अभियान चलता है। मुगल प्रशासकों का सैन्य अभियान। अब ये सैन्य अभियान कहाँ से कहाँ तक था, 1914। ये आपको बता दें कि 1494 में किस प्रकार से बाबर की क्या होती है, फरगना का वो राज्य का उत्तराधिकारी बनता है और फिर उज़्बेकों मंगोलों से और क्या करते हैं, उनका आमना सामना होता है, उनसे बाबर की हार होती है और बाबर बार बार कहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आने पर वो सबसे पहले 1504 में कहाँ, काबुल पे अपना अधिकार करता है। उसके पश्चात वो फिर भारत की ओर बार बार आता है, आक्रमण करता है, लेकिन वो अपने अभियानों में सफल नहीं होता है। और 1526 तक आते आते और बाबर क्या कर देता है, दिल्ली वाले क्षेत्र तक पहुंच जाता है। वहां तक पहुंच करके और किसका आमना सामना करता है, इब्राहिम लोदी से। अब देखो, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला भारत में पहला शासक कौन था, बाबर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं बाबर। और भी का देखिए रखना उम्र तो दबाऊं के चादरी है ना। अब अपन पढ़ते हैं बाबर। बाबर का क्या है, ठीक है ना, यानी भारत का पहला मुगल संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर को माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। 1526 में बाबर ने भारत के अंदर, ये आपको बता दिया, संस्थापक बाबर था। और किस प्रकार से बाबर है, बाबर ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर 4 युद्ध किए थे। एक 1526 में, दूसरा 1527 में, फिर 1528 में और फिर 1529 में। और 1530 के अंदर बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ठीक, तो दूसरी बात है कि बाबर कौन था, बाबर ने जो 4 युद्ध किए थे 1526 में, बाबर का पहला युद्ध भारत के अंदर था तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, विजय कौन हुआ, विजय कौन हुआ, बाबर। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। 1527 में कौन सा हुआ, खानवा का युद्ध। किनके मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य। किनके मध्य हुआ, बाबर व राणा सांगा के मध्य। विजय कौन हुआ, बाबर। हार किसकी हुई, राणा सांगा की। ठीक है, 1528 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध।
किसके मध्य हुआ? बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ। विजयी कौन हुआ? बाबर। 1529 में कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध। किन के मध्य हुआ? क्योंकि इन मुगल वंश के शासकों को एक साथ साथ में किससे चुनौती मिल रही थी? अफगान शासकों से भी चुनौती मिल रही थी। अफगान शासकों का भी इनको सामना करना पड़ रहा था। तो बाबर और अफगान शासक के मध्य, बाबर व अफगान शासक के मध्य, ठीक है। और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने भारत के अंदर 4 युद्ध किए थे। 1526 में तराइन का प्रथम युद्ध बाबर और किनके मध्य हुआ? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, ठीक है। और दूसरा 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के मध्य हुआ था। और 1530 के अंदर बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखो, बाबर जो था वो क्या था? एक तुर्क मुसलमान था। कौन था? तुर्क मुसलमान था, मुसलमान था। पिता की तरफ से ये क्या था? तैमूर वंश का था, ये आपको बता दिया। माता की तरफ से ये क्या था? चंगेज वंश का था, पिता और माता तैमूर चंगेज वंश का था, ये आपको बता दिया। दोनों वंशों का शासन कहाँ से कहाँ तक था? बाबर का पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। अब बाबर ने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में और क्या लिखी थी? एक आत्मकथा लिखी थी, बाबरनुमा। बाबर ने अपने जीवन काल में या अपना जीवन काल में किस भाषा के अंदर? तुर्की भाषा में, जीवन काल में तुर्की भाषा में क्या लिखी थी? आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा का नाम था, क्या था? तुझके बावरे, बाबरनुमा, बाबरनुमा या जुके बावरे, ये इसकी आत्मकथा थी जो किसमें लिखी थी? तुर्की भाषा में। कथा का नाम बाबरनुमा तुझके बावरे थे, जो किसमें लिखी थी? तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे क्या किया? इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अनुवाद, ठीक है। तो ये था बाबर का कि कैसे भारत में उसने प्रवेश किया, किन किन के साथ इसका युद्ध हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, पूरा नाम क्या था, और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? बाबरनुमा तुझके बावरी। और वो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा के अंदर। और
अब्दुल रहीम खान खाना ने इस पुस्तक का फारसी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। अगर आपको अब कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आगे का अपन पढ़ेंगे बाद में कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस तरह से सभी मुग़ल शासकों की डिटेल अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।